मित्रों, मैं नवीन कुमार आज आप लोगों को जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या आनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसलें या इसे हम जीएम क्रॉप भी कहते हैं के बारे में बताने जा रहे हैं। आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा किसी भी जीव से अलग किए गए जीन अथवा पूरी तरीके से संश्लिष्ट जीन को किसी भी पादप स्पीसीज में स्थानांतरित करके हम जीएम पौधे तैयार करते हैं। जीएम पौधे की उत्पत्ति प्रमुख तरीके से कोशिकाओं में दो लक्षण होने चाहिए। एक है कि कोशिकाओं में लगातार परिवर्तित करने की क्षमता और विभाजन करने की क्षमता होनी चाहिए, और जीएम फसलों की उत्पत्ति में जीन का स्थानांतरण प्रमुख भाग रूप से होता है, जिसमें जीन के स्थानांतरण की दो विधियां हैं। एक विधि जो है वह एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा जीन का स्थानांतरण करते हैं और एक सीधे तौर पे हम जीन का स्थानांतरण करते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम द्वारा जीन ट्रांसफर एक प्राकृतिक पादप परजीवी है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्षमता होती है। इसमें हम जीन स्थानांतरण चुने गए जीन को उपयुक्त टीआई वाहक के टीडीएनए में डालते हैं और यह टीआई वाहक सहमलित या द्विवाहक हो सकते हैं। उपयुक्त रिकॉम्बिनेंट टीआई डीएनए को एग्रोबैक्टीरियम कोशिकाओं में प्रवेश कराते हैं और पादप कोशिकाओं में रूपांतरण निम्न दो प्रकार से होते हैं। क्या कि पहला है सह कल्चर के साथ टिश्यू एक्सप्लांट द्वारा एग्रोबैक्टीरियम कोशिकाओं कल्चरों अथवा एक प्लांट के साथ सह कल्चर करते हैं। सह कल्चर के लिए तंबाकू की पत्तियों के डिस्क का उपयोग करते हैं, जिससे पारजीन सहित टीडीएनए बहुत सी कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं और 2 दिन के सह कल्चर के बाद कोशिकाओं में एक्सप्लांटों को उपयुक्त पोषक पदार्थ पर कल्चर करके रूपांतरित कोशिकाओं का वरण करते हैं और फिर उसे अलग करके देते हैं, जिससे उसके शूट का निर्माण हो जाता है। शूट के निर्माण के बाद रूट का निर्माण करते हैं और उसको हम मिट्टी में रोप देते हैं। पादप रूपांतरण कुछ फसलों के बीजों को एग्रोबैक्टीरियम के ताजे कल्चर में अंत अवशोषण करने से बीजों से प्राप्त पौधों की कुछ संस्थितियों में अस्थायी रूप से रूपांतरण होता है और फसलों में, लेकिन जबकि कुछ फसलों जैसे ब्रासिका मूंगफली के क्या करते हैं, उनके इन्फ्लोरेसेंस को हम उपचार करते हैं। इस विधि में प्रयोग में द्विबीजपत्री पौधों जैसे आलू है, टमाटर, तंबाकू इत्यादि में ऐसा उपयोग किया गया है। सीधे तौर पे जीन स्थानांतरण क्या है? सीधे तौर पे बिना जैविक कारक की सहायता से पादप कोशिकाओं में डीएनए के प्रवेश कराने की विधि को हम क्या कहते हैं? सीधे तौर पे डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड कहते हैं। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रोपोरेशन पादप प्रोटोप्लास्ट क्या है? जिसमें कि सेल वाल ना हो, है ना, सेल वाल को निकाल देते हैं। तो अब को बहुत कम समय के लिए हम उच्च वोल्टेज पर इसको हम ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे कोशिका के रहित जो प्रोटोप्लास्ट है, कोशिका भित्ति रहित जो प्रोटोप्लास्ट, उसमें क्या होता है कि क्षणिक छिद्र बन जाते हैं, जिससे डीएनए के अणु कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे धान, गेहूं, मकई, इन सब क्रॉपों में। अब सूक्ष्म इंजेक्शन इसके बाद आता है। सूक्ष्म इंजेक्शन के बाद में क्या करते हैं? सूक्ष्म इंजेक्शन में डीएनए के घोल को सीधे कोशिकाओं में पहुंचाते हैं, जिसमें इमेच्योर एम्ब्रियो है, सोमेटिक एम्ब्रियो है, गेमेटिक एम्ब्रियो है। इनमें हम ये विधि काफी सक्सेसफुल रही है। कण पार्टिकल गन में 1 से 2 माइक्रोन मीटर का व्यास के सोने का कण को हम क्या करते हैं? डीएनए का लेप लगा देते हैं और जीन द्वारा इन कणों को बहुत तेज गति के साथ कोशिकाओं में शूट करते हैं, और जिससे ये डीएनए के कण कोशिकाओं एवं केंद्रक में प्रवेश कर जाते हैं, और जहां पर यह डीएनए टारगेट पर पहुंचने के बाद धातु से अलग हो जाता है और कोशिकाओं के डीएनए के साथ जुड़ जाता है, जैसे सोयाबीन, गन्ना, गेहूं, तंबाकू, ये सब फसलें हैं। लिपोफेक्शन टेक्निक में लिपोफेक्शन में लिपोसोम्स में भरकर पादप प्रोटोप्लास्ट में डीएनए पहुंचाने को लिपोफेक्शन कहते हैं। और परागनलिका द्वारा डीएनए का स्थानांतरण परागन होने के 20 मिनट से लेकर 3 घंटे के अंदर में स्टिग्मा को काट देते हैं और स्टाइल के कटे सिरे पर हम डीएनए का घोल लगाते हैं। इस प्रकार से डीएनए जायगोट में पहुंच जाता है
पारजीनी की समाकलन की पुष्टि की जो जीन बाहरी है वो हमारे पौधे के अंदर आया कि नहीं आया, इसकी पुष्टि के लिए जो आजकल जो है सो कि देखते हैं कि उत्पादित लक्षण वैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं है। प्रोटीन और एंजाइम की क्रिया को हम अनुमापन कर लेते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक है, डॉट ब्लॉट टेक्निक है, पीसीआर विधि है, ये सब आधुनिक विधियां हैं ये पता करने के लिए कि बाहरी जीन पौधे में आया कि नहीं आया। जीन और बाहरी जीन जब पौधों में इंसर्ट भी कर जाते हैं, चले भी आते हैं, तो उनसे कुछ हानियां भी देखने को मिलती हैं। जैसे जीएम पौधों में, निरोधित जीएम पौधों के अवांछित लक्षण, बहुत जीएम पौधे ऐसे होते हैं जिनमें उत्तक क्षय होने लगता है, कम वृद्धि होती है, हाँ, उन्हें नरबंधता के गुण आने लगते हैं और स्थानांतरण की निम्न आवृत्ति हो जाती है, बैक्टीरियम द्वारा संदूषण हो जाते हैं, जैसे एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा संदूषण इत्यादि ऐसा केस भी देखने को मिलता है। और जीन साइलेंसिंग का केस देखने को मिलता है जिसमें जीएम पौधों में जीन अपना एक्सप्रेशन अभिव्यक्त कर नहीं पाता, निरोधित हो जाता है, जिसको हम जीन साइलेंसिंग कहते हैं। अब जीएम क्रॉपों के स्थानांतरण के प्रकार। जीएम क्रॉपों के स्थानांतरण के प्रमुख 3 प्रकार है क्या? ट्रांसजेनिक मॉडिफिकेशन, सिसजेनिक मॉडिफिकेशन और सबजेनिक मॉडिफिकेशन। जिसमें ट्रांसजेनिक मॉडिफिकेशन में जीएम पौधों में अन्य जातियों से प्राप्त जीन उपस्थित होते हैं। इस जीन को पौधों से पौधों तथा बैक्टीरिया से पौधों में प्रवेश कराया जाता है। इस तरीके के उदाहरण क्राइप प्रोटीन है, टॉक्सिन प्रोटीन है, कीटोरिता आदि में जीएम पौधे तैयार जो किए गए हैं वो ट्रांसजेनिक मॉडिफिकेशन के द्वारा किया गया है। सिसजेनिक मॉडिफिकेशन में पौधों का विकास पारंपरिक पादप प्रजनन विधियों द्वारा उन प्रजातियों में प्रयोग करके किया जाता है जो आपस में संबंधित होते हैं और जिससे वह जीन उपस्थित होता है, जिसमें वह जीन उपस्थित होता है जिसे हम ट्रांसफर करना चाहते हैं। सबजेनिक मॉडिफिकेशन जीएम प्लांट्स में जीन नॉक डाउन मतलब हटाना, लॉकडाउन नहीं, नॉकडाउन अथवा जीन नॉक आउट द्वारा भी विकसित किए गए हैं। इस विधि में पौधों की आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन किया जाता है और 2014 में चाइनीज साइंटिस्ट गाओ कैक्सिया ने गेहूं में पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज रेजिस्टेंट डेवलप किया था। इस प्रजाति में उन जीनों को हटा दिया गया था जो पाउडरी मिल्ड्यू रोग से रक्षा करने वाले प्रोटीन को क्या कर रहे थे, रोक रहे थे। इसलिए उन्होंने गाओ ने TLENS और CRISPR जीन एडिटिंग टूल प्रयोग किया। भाइयों, CRISPR टूल्स आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग में आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी है। जीएम फसलों से संभावित क्या हानियां हो सकती हैं? कीट प्रतिरोधकता का विकसित होना, परजीवी बीटी फसलों से जंगली संबंधित परजीवी स्थानांतरण का खतरा बना रहता है। जीएम फसलों में सामान्य फसलों को बचाना महंगा एवं कठिन हो जाता है। गैर लक्षित कीटों पर हानिकारक प्रभाव की संभावना बनी रहती है। नई खरपतवार प्रजाति के बनने का भी क्षमता ऐसे आनुवंशिक रूप से प्रवर्धित फसलों में बनी रहती है। तो ये सब प्रमुख रूप से संभावित हानियां हैं। धन्यवाद।